हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको जिस घड़ी का इंतज़ार था, आपके लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर कब से इंग्लिश की क्लास भी ऑनलाइन क्लास में आप स्टार्ट करा रहे हैं। ऑफलाइन तो बैचेस हमारे क्या चल ही रहे थे, आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि कोचिंग में तो क्लासेस सभी चल रही हैं, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्लास रुकी हुई थी, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल पा रही थी। और 2-4 दिनों से हमारी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं भी क्लास नहीं ले पा रहा था। कल से हम भी कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है। तो आज से आपकी इंग्लिश की क्लास भी हम ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको इंग्लिश जो है वो मनोज सर पढ़ाएंगे। और जो उन्होंने सोचा है आपके लिए वो बहुत ही उचित है। उन्होंने ये सोचा है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन क्लास में सॉल्व कराया जाए। और ऑफलाइन में तो क्लासेस प्रोवाइड ही कर रहे हैं ना आप लोगों को, सभी लोगों को। जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए तो प्रॉफिट होगा ही, ऑनलाइन वालों को भी प्रॉफिट होगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो सर आपको भी पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सर आज से आपको टेट और सुपर टेट और सुपर टेट सर ने पहले इसलिए उठाया है क्योंकि टेट और सुपर टेट की वैकेंसी आ चुकी है। और टेट का पेपर 28 नवंबर को गवर्नमेंट ने बताया कि 28 नवंबर को पेपर होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। तो यहाँ पे बेसिक जो है, टेट में आपकी 30 नंबर की मैथ आनी है और सुपर टेट में 10 नंबर की सॉरी मैथ बोल रहा हूँ, अपनी बात आ जाती है ना याद। यही हमारी आदत नहीं ठीक हो रही है ना। टेट में 30 नंबर की इंग्लिश आएगी और सुपर टेट में 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, और जो आपके पेपर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ से आप क्वालिफाई भी हो सकते हो और डिसक्वालीफाई भी हो सकते हो। आप सिलेक्शन भी पा जाओगे, सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हो। इसलिए आपको इंग्लिश पे भी उचित ध्यान देना है। जैसे आप मैथ, जीएस, रीजनिंग सब कुछ पढ़ रहे हो, सेम वैसे ही इंग्लिश पढ़ना है। क्योंकि सिलेक्शन एक चीज़ से नहीं होगा, एक सब्जेक्ट से कभी नहीं होने वाला है। जब तक आप सभी सब्जेक्ट पे बराबर मेहनत नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सभी लोग आज से बिल्कुल इंग्लिश में जुड़ जाएंगे। और पहली चीज़ हम फिर से आपसे बता दे रहे हैं कि लाइक, शेयर, कमेंट ये करना नहीं भूलना है, क्योंकि टीचर की एनर्जी इसी में है। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, जितना आप कमेंट करोगे, टीचर के अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आती है। और जब एनर्जी होगी तभी वो आपको अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो आज से टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशल जो क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और सर जो है एक एक रूल भी बताएंगे, सभी रूल को आपको बताते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। आपको समझ में आएगा, ये सर आपके साथ दावा करते हैं। सर ने दावा किया, हमने नहीं किया, ठीक है। सर आपको समझाएंगे, सबको समझ में आएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो सर से मिलवा दिया जाए, मनोज सर से। ठीक है मनोज सर जी, आ जाइए आप। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मनोज सर आ गए हैं, फिर आप लोग क्लास कंटिन्यू करिए सर के साथ। और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। सभी को कमेंट करना है कि कैसा पढ़ाई चल रही, ठीक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि सर ने सब कुछ आपको बता ही दिया है, ठीक है। हम जो है ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं द ब्रिलियंट एकेडमी में। और पढ़ाने का मेरा जो तरीका है वो ये है कि हम शुरुआत में जो पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि पहले जो है हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में उस टॉपिक को हम क्या है रिवीजन के तौर पर बच्चों के सामने रखते हैं। तो आपको खाली रिवीजन मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने पढ़ाया है। और यूपी टेट में और सुपर टेट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम यहाँ पर उनका रिवीजन करेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपको टॉपिक मैं यहाँ पे अभी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। इसमें पूछा गया है कि नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें पैसिव फॉर्म की वर्ब यूज हुई है। तो सबसे पहले बात आती है प्यारे बच्चे कि जो वर्ब है, ठीक है ना, पूछा गया है कि कौन सी वर्ब पैसिव फॉर्म में आई है। तो सबसे पहले पैसिव फॉर्म में या पैसिव वॉइस में देखो यहाँ पे लिखा पैसिव वॉइस में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें पैसिव वॉइस की वर्ब यूज हुई है। तो सबसे पहले तो हम वॉइस जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? वॉइस। देखो बेटा वॉइस है कुछ नहीं, वॉइस जानते हो क्या है? जो एक्शन है यानी जो काम है, ठीक है ना, जिसको आप एक्शन वर्ब बोलते हो। एक्शन वर्ब को बोलने और लिखने के तरीके को वॉइस कहते हैं। कोई भी एक्शन वर्ब लेते हैं, जब हम ध्यान से समझिएगा, कोई भी आप एक्शन वर्ब लेते हैं, कोई भी ऐसी वर्ब लेते हैं जो एक्शन
को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम उसको बोलते हैं तो दो तरीके से बोलते हैं और जब लिखते हैं तो दो तरीके से बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, हो गया। दूसरा मैंने बोला कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, या ठीक है ना, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो वर्ब है ना, कुछ और नहीं बदला, केवल वर्ब को बोलने का तरीका बदला कि वर्ब को हम कैसे बोल रहे हैं। और बेटा जैसा बोलेंगे वैसा ही हमें लिखना पड़ेगा। तो वर्ब को लिखने और बोलने के तरीके को वॉइस कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी वर्ब है तो उस वर्ब को हम दो तरीके से लिखते हैं या दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो होता है उसको हम बोल देते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोल देते हैं? एक्टिव वॉइस। और दूसरे को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। यही पूछा गया है कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से वो वर्ब फाइंड करनी है जो पैसिव फॉर्म में लिखी हुई होती है। समझ में आया? तो अब ध्यान ये देना है कि मान लीजिए कोई वर्ब है तो हम कैसे फाइंड करें कि वो वर्ब एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है ना। जैसे पहला सेंटेंस आप देखिए तो यहाँ पर लिखा द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। तो यहाँ पर ये जो वर्ब रखी गई है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कौन सी है बेटा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। दूसरा जो सेंटेंस लिखा है सम बॉयज वेर हेल्पिंग द वुंडेड। तो यहाँ पर जो वर्ब आई है हेल्पिंग, ये आपकी क्या है? ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तीसरा सेंटेंस जो लिखा है वो लिखा है माई वॉच वाज लॉस्ट। तो यहाँ पर ये जो वर्ब रखी गई है वर्ब की, ये है थर्ड फॉर्म। कौन सी है? थर्ड फॉर्म। तो यही आपको देखना है। क्या देखना है कि वर्ब पैसिव वॉइस में कब होती है। तो इस पे आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी वर्ब को आपको पैसिव बनाना है तो आप क्या करेंगे? जिस वर्ब को आप पैसिव में रखना चाह रहे हैं उसको सबसे पहले उस वर्ब को आप पास्ट पार्टिसिपल में रखेंगे। किस में रखेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है प्यारे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके ठीक पहले एक आपने पढ़ा होगा एक्सिलरी वर्ब। क्या पढ़ा होगा? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इसको तीन भागों में तोड़ दिया जाता है। इसका एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बी फॉर्म। क्या बोलते हैं? बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब होता है, इसमें जब देखेंगे तो बी फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर और उसके बाद वाज, वेयर और उसके बाद बी और क्या होता है? बीन। ये ध्यान देना, ठीक है ना। तो जब किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है और उसके ठीक पहले, ठीक है, प्राइमरी वर्ब का जो बी फॉर्म है उनमें उसके किसी भी वर्ब को जब हम उस बी थर्ड के साथ इंगेज कर देते हैं तो वो वर्ब पैसिव हो जाती है। तो इसलिए याद रखना है कि एक फार्मूला बन के तैयार होता है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर और बी और उसके बाद में बीन। जब इनके बाद में जब भी कभी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो आप समझ जाइएगा कि वह वर्ब जो है पैसिव वॉइस में है। तो अगर हम पहले वाले सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर तो थर्ड आया ही नहीं। सबसे पहले थर्ड होना जरूरी है, यानी पास्ट पार्टिसिपल होना जरूरी है। ये आपके पास्ट पार्टिसिपल है नहीं, तो ये जो वर्ब है ये पैसिव नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो यहाँ पर भी जो एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये भी वर्ब आपकी पैसिव फॉर्म में नहीं। तीसरा जो देखते हैं तो तीसरे में जो वर्ब आई है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल होना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। उसके ठीक पहले देखना है कि क्या वर्ब बी की कोई फॉर्म आई है। तो हमने देखा कि हाँ, ये जो आपका पास्ट पार्टिसिपल रखा हुआ है इसके ठीक पहले क्या आया है? वाज। वाज क्या है? वर्ब बी का फॉर्म है। तो कुल मिलाकर के वही बन गया ना कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन के साथ अगर बी थर्ड इंगेज होता है तो वो आपका पैसिव वॉइस में, वो वर्ब आपकी पैसिव वॉइस कहलाएगी। इसलिए ये सेंटेंस आपका पूरा पूरा सही है। चौथा सेंटेंस भी देख लेते हैं। चौथा सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है जिसको हम बोलते हैं मे की बात करेंगे तो मे क्या होता है बेटा? मोडाल होता है, क्योंकि एक्सिलरी डिवाइडेड होती है दो पार्ट में।
एक्सिलरी वर्ब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक हो जाता है प्राइमरी, दूसरा हो जाता है मोडाल्स। प्राइमरी का अलग काम है, मोडाल्स का अलग काम है। तो मे जो है वो है तो एक्सिलरी, लेकिन एक्सिलरी का कौन सा पार्ट है, मोडाल है। और इसके बाद में जब भी कोई मोडाल यूज होगा, चाहे मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, बिल हो, सेल हो, इनके बाद हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब इंगेज होगी। और नॉन फाइनाइट वर्ब का कौन सा पार्ट इंगेज होगा, तो ये याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चे बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है विदाउट टू बी वन, विदाउट टू बी वन, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले टू हो। भाई इन्फिनेटिव की पहचान क्या है, टू प्लस बी वन, लेकिन जो बेयर इन्फिनेटिव होगा उसमें टू अंडरस्टूड होगा। तो इसलिए आया, इसलिए मैंने बता दिया आपको, लेकिन जो लॉजिक है वो यही है कि पैसिव वर्ब कैसे पहचानना है। तो ये बात याद रखिएगा, इज, एम, आर, वाज, वेर के साथ, और वाज, वेर और बी, बीन के साथ में जब कभी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है या जो लिखी गई है उसका वॉइस क्या है, पैसिव है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ चलें, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इन द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें भी वॉइस पूछा गया है, लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस लिखा गया है इसमें एक सेंटेंस दिया गया है। देखिए किस सेंटेंस का आपको देखना है, एक सेंटेंस दिया गया है और इसी सेंटेंस से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इस सेंटेंस का पैसिव है। ठीक है ना, तो ये जो सेंटेंस हमारा लिखा है बेटा ये आपका है इंपेरेटिव। दिख नहीं रहा, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, क्या है बेटा, ये इंपेरेटिव है। समझ में आया? इंपेरेटिव का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट हमेशा अंडरस्टूड हो। ठीक है ना, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट आपको दिखाई ना दे, बल्कि बगैर सब्जेक्ट के तो इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा नहीं, लेकिन जो इंपेरेटिव होता है उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी को आदेश देते हैं, यानी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या तो किसी को ऑर्डर देते हैं, या तो किसी के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं, या तो किसी को सजेस्ट करते हैं। तो ये जितनी बातें हम करते हैं ना इंपेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से, वो किससे करते हैं, जो जस्ट हमारे सामने होगा। और सामने वाला कौन होता है, सेकंड पर्सन। इसलिए हम सेकंड पर्सन को लिखना उचित नहीं समझते हैं, और यही कारण है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन ये हमेशा अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इसका पैसिव आपको देखना है ये दिए गए सेंटेंसेस में कि कौन सा इस सेंटेंस का पैसिव है। तो बेटा अगर देखते हैं तो इंपेरेटिव जो होता है, इंपेरेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखिए एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि एडवर्ब आएगा। ये तो पता चलेगा कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ये ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। अगर बेटा इंट्रांजिटिव होगी तो उसके बाद में एडवर्ब आएगा, अगर ट्रांजिटिव होगी तो फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर तो ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है, तभी तो इट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आता। तो अब देखना है, जब इस प्रकार के सेंटेंस का हम पैसिव बनाते हैं ना, तो इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं बेटा, लेट से। क्या करते हैं, लेट से। जैसे लिख दिया B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर कोई इंपेरेटिव है, तो जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो बिगिनिंग होगी, स्टार्टिंग होगी, वो किससे होगी, लेट। लेट के बाद में हम क्या रखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट रख देंगे। क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब, देखो पैसिव बनाने के लिए आपको प्राइमरी वर्ब जो है ना उसका एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बी फॉर्म। क्या बोलते हैं, बी फॉर्म। बगैर बी फॉर्म के यूज के कोई भी वर्ब पैसिव में नहीं जाएगी, ये बात आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, बी, और बी के बाद में क्या कर देना है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस स्ट्रक्चर को आप अप्लाई करिए, इस स्ट्रक्चर से मैच कराइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो इस स्ट्रक्चर पर
फिट बैठता है, तो हम देखेंगे पहला नहीं बैठता है, क्योंकि पहले की शुरुआत इट से होती है, जबकि इम्पेरेटिव सिंपल इम्पेरेटिव है तो उसकी शुरुआत लेट से होगी। दूसरा देखेंगे ये भी नहीं है। तीसरा देखेंगे तो ये है, देखो लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद में बी आई है, सही है, और उसके बाद में क्या आया है, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन। तो डन क्या हो गया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी क्या हो गई बेटा आपकी, बी की एक फॉर्म है वो हो गई आपकी, और लेट से शुरू हो रहा है, तो ये आपका हो गया पैसिव। समझ में आया? तो डू इट का पैसिव क्या है, ना तो ये पैसिव है, ना तो ये पैसिव है, ना तो ये पैसिव है। तीसरा यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया? 2 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। यानी नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको देखना यह है कि उनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है इनमें से जो प्लूरल फॉर्म में लिखा हो। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, ऐसा शब्द जिससे एक से ज़्यादा होने का बोध होता है या पता चलता है, उसी को हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है बेटा क्राइसिस, फिर क्या लिखा है, क्राइटेरिया, एनालिसिस और इंडेक्स। समझ में आया? पहली चीज तो ये यहाँ पर जितने शब्द लिखे हुए हैं ये कोई भी शब्द इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, और यही इसीलिए हमारे बच्चों को जानने में या इनका प्लूरल या सिंगुलर जानने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये जितने शब्द दिए गए हैं इनमें से कोई भी शब्द इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें जो है सफिक्स करते हैं, जैसे यस, ई एस, ठीक है ना, ई एन, इस प्रकार के चीज़ें हम सफिक्स करते हैं। वही चीज़ बच्चा यहाँ पर भी करेगा कि आया तो इंग्लिश में है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस, अब ई एस वो ढूंढेगा तो ई एस कहाँ मिलेगा, ई एस तो अप्लाई होगा, सफिक्स होगा जो शब्द इंग्लिश लैंग्वेज का है, लेकिन ये तो इंग्लिश लैंग्वेज के है ही नहीं, तो इंग्लिश वाला नियम यहाँ पे लगेगा नहीं। और बच्चा सोचेगा कि इसमें कौन सा प्लूरल है, उसको तो दिखेगा कि इसमें यस है, इसमें यस है, तो यही होगा। ऐसा नहीं होता। ये जो शब्द लिखे हैं बेटा ये लैटिन लैंग्वेज के हैं। किस लैंग्वेज के हैं? लैटिन लैंग्वेज के। और लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड इंग्लिश में आता है उसका प्लूरल और सिंगुलर में भिन्नता होती है इंग्लिश के शब्दों के, ये बात समझिए। लैटिन का है कुछ, इसमें कुछ लैटिन के हैं और कुछ जो है ग्रीक लैंग्वेज के हैं। कौन से लैंग्वेज के हैं? ग्रीक लैंग्वेज के। देखो ग्रीक की क्या पहचान होती है, जिस शब्द की एंडिंग आई एस पे होती है उसको ग्रीक बोलते हैं, और जिस शब्द की एंडिंग यू एम, यू एस, आई ओ एन, आई ओ आर इन पर होती है उनको हम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज का। समझ में आया? ये याद रखिएगा। तो देखो अगर मैं क्राइसिस की बात करूं, आई एस आया, ये सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर है। और उसके बाद ये देखिए ये शब्द सी नंबर, देखिए यहाँ पर बी नंबर सी हो गया है, क्राइटेरिया, ये आपका है प्लूरल, क्योंकि इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है, क्या होता है? क्राइटेरियन। क्या होता है? क्राइटेरियन। देखो आई ओ एन आ रहा है, आई ओ एन एंडिंग जो शब्द होगा वो लैटिन लैंग्वेज का होगा, तो ये जो क्राइटेरियन है इसी का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया, मापदंड जिसको बोलते हैं। तो ये आपका प्लूरल है, ये भी आपका सिंगुलर है। एनालिसिस भी आई एस एंडिंग है, ग्रीक का है, ये भी आपका सिंगुलर है, और इंडेक्स भी आपका सिंगुलर है। तो प्लूरल कौन सा है बेटा? क्राइटेरिया। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है ना। यानी जो दिए गए शब्द हैं या जो दिए गए वर्ड हैं इनमें से प्लूरल कौन सा है? क्राइटेरिया। ठीक है, आगे बढ़ चलें। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल। अब इसमें भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नाउन है जो प्लूरल में है। सही है, तो ये जितने शब्द लिखे हुए हैं ये सब इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का एक भी शब्द नहीं था, वर्ड नहीं था, लेकिन ये जितने लिखे हैं ये सब इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा है माइस, माइस ही है जो आपका प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि माइस का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है बेटा माउस। तो क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का अगर वर्ड है तो उसको प्लूरल बनाने के कई नियम होते हैं। तो कुछ एक नियम ये भी होता है कि बहुत से ऐसे नाउन हैं जिनमें हम जनरली एस या ई एस जोड़ के उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो उनका प्लूरल कैसे बनेगा, यानी कि जो बीच में वॉवेल आएगा, जो वॉवेल्स बीच में आएंगे उनका
चेंज करके हम उनका प्लूरल बनाते हैं। तो माउस भी उन्हीं में सेट होता है, क्योंकि माउस एक ऐसा नाउन है जिसके बीच के वावेल को चेंज करके हम जो है प्लूरल बनाते हैं। रही बात इसकी, तो ये भी आपका सिंगुलर है, और ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी सिंगुलर है, और न्यूज़ क्या है, ये भी सिंगुलर है, क्योंकि ये आईसीएस एंडिंग नाउन है, और आईसीएस एंडिंग नाउन जितने होंगे वो सब के सब आपके सिंगुलर होते हैं। जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविक्स, आईसीएस एंडिंग है, तो आईसीएस एंडिंग है तो क्या है, सिंगुलर है। न्यूज़ आप सभी लोग जानते हो कि न्यूज़ सिंगुलर है, सही है। तो बचा क्या, माइस, यही आपका प्लूरल है। तो चौथे क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है बेटा, माइस। समझ में आया? चलिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ही वाज एन आर्फन। आर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसके माँ बाप ना हों, उसको क्या बोलते हैं, आर्फन, अनाथ बोलते हैं। तो ही वाज एन आर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, ठीक है, वह अनाथ था, ठीक है ना, वो अपने चाचा जी के साथ रहता था। इन द एबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर, इसमें बताया गया है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें एक नाउन आया है, और उस नाउन का हमें जेंडर बताना है। क्या बताना है बेटा, जेंडर बताना है। तो नाउन कौन सा है बेटा, एक है आर्फन, एक है अंकल, क्या है, दो नाउन आए हैं, तो दोनों का बता देते हैं, क्या दिक्कत है, सही है ना। लेकिन यहाँ पर जेंडर जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, केवल आर्फन का पूछा गया है, कि इसका जेंडर आपको बताना है, अंकल का नहीं बताना है। तो लेकिन बता देंगे दोनों का, क्या दिक्कत है। तो अगर मैं आर्फन की बात करता हूँ, देखो ORPHAN, ये क्या है, इसका मतलब होता है बेटा अनाथ। अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसके माँ बाप ना हो। अब देखो नाउन की अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, एक टॉपिक पढ़ा होगा प्यारे बच्चे, नाउन जेंडर। क्या पढ़ा होगा, नाउन जेंडर। जेंडर का मतलब होता है एक ऐसी पहचान जिसके आधार पर आप ये पता लगाने में सफल होते हैं कि वो नाउन जो है मेल है या फीमेल है। समझ में आया? तो अगर मैं नाउन जेंडर की बात करता हूँ, जेंडर की बात करता हूँ, तो नाउन को क्या करते हैं, नाउन जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जो होता है ये बेटा मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल को। जैसे मैंने लिख दिया बेटा बॉय, मैंने लिख दिया बेटा मैन, ठीक है, मैंने लिख दिया हार्स। तो आप देखेंगे इसमें कोई ना कोई ऐसी पहचान आपको दिखेगी जिससे पता चल जाएगा कि ये मेल है। अब दूसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। क्या बोलते हैं बेटा, फेमिनिन जेंडर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगला आपका जो आएगा उसको हम बोलते हैं बेटा कॉमन जेंडर। बस यही आपको ध्यान देना है, याद रखना, ये जो कॉमन जेंडर है ना, ये बेटा एक बात समझिए, कॉमन जेंडर जो होता है वो अगर मैं देखूं तो ये जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बेटा रिप्रेजेंट करता है सोशल रैंक को। किसको बेटा रिप्रेजेंट करता है, सोशल रैंक। सोशल रैंक का मतलब, रैंक का मतलब होता है पद। कॉमन जेंडर के अंतर्गत एक पद रखा जाएगा, और ऐसा पद रखा जाएगा जिस पद पर मेल और फीमेल दोनों बराबर के भागीदार हों। समझ में आया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएं, सही है, जिस पद को प्राप्त मेल भी कर सकता हो और फीमेल भी कर सकता हो। तो जो कॉमन जेंडर होता है वो बेटा सोशल रैंक को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो आपका ये आर्फन है, तो इसको देख करके हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये मेल है और या फीमेल है, क्योंकि अनाथ तो बेटा आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो ये जो आपका आर्फन है इसको हम कहाँ रखेंगे, कॉमन जेंडर में, क्योंकि कॉमन जेंडर जो होता है वो पर्टिकुलर ना तो मेल को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट्स करता है, ना तो फीमेल को करता है, वो केवल एक पद को डिनोट्स करता है। समझ में आया? और ऐसा पद जिस को मेल भी प्राप्त कर सकता हो और फीमेल भी प्राप्त कर सकता हो। सही है। इसी क्रम में अब आ गए हैं तो थोड़ा और बता देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी वाला ऑप्शन सही, यानी आर्फन जो है वो कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है। समझ में आया? क्योंकि कॉमन जेंडर का मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों बराबर के भागीदार हों। अब देखिए एक जेंडर और आया है, देखो एक जेंडर और होता है, नाउन जेंडर की बात कर ले तो एक होता है बेटा न्यूटर जेंडर। तो जनरल लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोग न्यूटर जेंडर को कैसे समझते हैं, न्यूटर जेंडर का मतलब होता है, ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि न्यूटर जेंडर का मतलब नॉन लिविंग।
यानी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत वो नाउन रखे जाएंगे जो नॉन लिविंग हैं। ठीक है, ये आपका जवाब गलत नहीं है, लेकिन ये जो आपका जवाब है ना, या ये जो आपकी जानकारी है, ये पूरी नहीं है, ये अधूरी है। न्यूटर जेंडर का लिविंग या नॉन लिविंग से कोई लेना देना नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, न्यूटर में आप उन सभी चीज़ों को रख सकते हैं, उन सारे नाउन्स को रख सकते हैं जिनका जेंडर क्लियर ना हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। समझ में आया? जैसे कि मानकर चलिए मच्छर की मैं बात करूं, अगर मच्छर को देखेंगे तो क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है? तो ऐसा तो नहीं है कि वो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, वो तो है तो लिविंग ना, लेकिन हम उसका जेंडर क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसको न्यूटर जेंडर में रख देते हैं। तो न्यूटर जेंडर का मतलब बेटा ये नहीं होता नॉन लिविंग, न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नॉन लिविंग। स्मॉलेस्ट एनिमल क्या होंगे बेटा? स्मॉलेस्ट एनिमल। उसके बाद क्या आएगा इसमें? इन्फेंट आएंगे, जो नवजात शिशु होते हैं, जो तुरंत जन्म लेते हैं, और इसी में आपके पेड़ पौधे जितने हैं वो सब आ जाएंगे। समझ में आया? तो न्यूटर का मतलब क्या होता है? न्यूटर का मतलब होता है कि न्यूटर जेंडर वे नाउन होते हैं जिनका जेंडर क्लियर ना हो, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। समझ में आया? तो आर्फन का जो आपका जेंडर है वो कौन सा होगा बेटा? कॉमन जेंडर। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इस सेंटेंस के माध्यम से आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि नीचे कुछ कंजंक्शन दिए गए हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। देखिए कंजंक्शन का मतलब होता है, कंजंक्शन मीन्स होता है कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या होते हैं बेटा? इनको बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? जो शब्द को शब्द से, क्लाज को क्लाज से, सेंटेंस को सेंटेंस से, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन क्या करता है? जो सेम चीज़ों को जोड़ देता है। कंजंक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, बोल के बताओ। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा होता है बेटा सबऑर्डिनेटिंग। क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग। समझ में आया? तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है। तो अभी मैं डिटेल में तो ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बता दे रहा हूँ जिससे आप पहचान लेंगे। देखो एक फार्मूला है जिसके आधार पे आपका ये क्वेश्चन टेट और सुपर टेट में आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे जब पूछा जाए। ये याद रखिएगा। फार्मूला क्या है? आप याद रखेंगे FANBOYS, ये फार्मूला याद रखेंगे। तो F का मतलब क्या हो जाएगा? फार, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नार, बी का मतलब बट, ओ का मतलब आर, वाई का मतलब एट और से का मतलब सो। अगर ये हैं तो आप समझ जाइएगा कोऑर्डिनेटिंग है, और अगर ये नहीं हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो सबऑर्डिनेटिंग है। तो देखो बट आया है, बट यहाँ पर है जी, बिल्कुल है, बी फार बट। उसके बाद में क्या है? फार आया है, एफ पहले लिखा है, एफ फार फार। उसके बाद में एंड भी है, ए फार एंड। समझ में आया? अब देखो एक कंजंक्शन ये भी हो गया, ये भी हो गया, बट भी हो गया। एक कंजंक्शन आया है जिसकी शुरुआत आई से हो रही है। क्या इनमें से एक भी लेटर आई है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इफ है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। समझ में आया? तो इफ कैसा कंजंक्शन है बेटा आपका? इफ आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है बेटा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और यही पूछा गया है कि नीचे दिए गए कंजंक्शंस हैं उनमें से आपको उस कंजंक्शन को बताना है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। तो बट भी आपका कोऑर्डिनेटिंग है, फॉर भी आपका कोऑर्डिनेटिंग है, एंड भी आपका कोऑर्डिनेटिंग है। बस एक ही है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, और वो कौन सा है? इफ है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि इफ ये जो फार है ये सर जी प्रेपोजिशन भी होता है। जी बिल्कुल होता है बेटा। लैंग्वेज में कोई शब्द अपने में कुछ नहीं होता, वो तो सेंटेंस में यूज होने पे पता चलेगा कि वो कंजंक्शन है कि प्रेपोजिशन है। अगर ये किसी चीज़ को, एडिशनल चीज़ को रिलेट कर रहा है रेस्ट पार्ट से, तो फिर ये रिलेटिंग वर्ड हो जाएगा, अर्थात प्रेपोजिशन हो जाएगा। और अगर ये जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो कंजंक्शन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन फिल करने के लिए तो आता ही है। यहाँ पर दिया गया जोड़ा बना दिया गया है, एट, ऑन,
फार बाई बाई। देखो अभी मैंने फार को बताया कि फार क्या है, कंजंक्शन है, और यहाँ पर फार क्या होगा आपका, प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि ये जो होगा किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को रेस्ट पार्ट से रिलेट करेगा, जोड़ेगा नहीं, रिलेट करेगा। रिलेट करना अलग है, कनेक्ट करना अलग है। इस बात में इन दोनों बातों का भेद अगर आपको पता चल गया ना तो आपको समझने में आसानी होगी। सेंटेंस लिखा है ही थ्रस्ट, उसके बाद डॉट डॉट है, नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर एनीथिंग एल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, दो जगह खाली स्थान दिया गया है और आपको क्या करना है, इन्हीं खाली स्थानों पे आपको प्रेपोजिशन फिल करना है। और प्रेपोजिशन जब फिल किया जाता है बेटा तो याद रखिएगा कि कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए प्रेपोजिशन फिल किया जाता है। प्रेपोजिशन में ये नहीं बताया जा सकता कि यहाँ पर यही हाँ, वो कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एकदम फिक्स प्रेपोजिशन होता है, लेकिन हर जगह प्रेपोजिशन फिक्स नहीं होता। प्रेपोजिशन जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं या यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसके बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति है जिसकी जो है ज्ञान को लेकर के, जिसके अंदर इतनी प्यास है कि उसके अलावा अन्य किसी चीज के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। टाइम का मतलब फुर्सत, लीजर का मतलब होता है फुर्सत। उसके पास ज्ञान के अलावा किसी और चीज के लिए या किसी अन्य चीज के लिए टाइम नहीं होता। ज्ञान के लिए तो पहले चीज नॉलेज है, नॉलेज ज्ञान के लिए, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फॉर। दूसरा है किसी अन्य चीज के लिए, एनीथिंग का मतलब क्या होता है, एनीथिंग एल्स का मतलब किसी दूसरी चीज या किसी अन्य चीज के लिए, तो यहाँ पर भी फॉर भरा जाएगा। सही है, तो पढ़ लीजिए अब कि उसके पास जो है ज्ञान के अलावा किसी अन्य चीज के लिए टाइम नहीं है। उसकी ज्ञान की जो प्यास है इतनी है ना कि उसको फुर्सत ही नहीं है अन्य चीजों में, अन्य चीजों के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो सही प्रेपोजिशन होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रेपोजिशन पढ़ना पड़ेगा पूरा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज फास्ट राइटर इज। सही है, इसमें बताया गया है, ये आपका सेंटेंस दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, सेंटेंस दिया गया है। ऐसे पूछता, अगर सेंटेंस नहीं देता कहता कि फास्ट क्या है हम नहीं जानते हैं, फास्ट क्या है। देखिए एक बात समझिए, लैंग्वेज में क्या होता है ना कि कोई जो शब्द है, अगर हम देखें तो शब्द का कोई महत्व तो नहीं होता है अगर वो अकेला लिखा है। हाँ, अगर वो शब्द सेंटेंस में आता है तब उसका बहुत महत्व हो जाता है। तो जब तक कोई शब्द, कोई वर्ड सेंटेंस में ना हो तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये काम क्या करता है, ये है क्या। सही है, ये कोई किसी भी प्रकार की हम बात नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे पूछ लेता फास्ट बताओ कि फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो पूछा है, तो हम नहीं जानते हैं। सीधा बताइए, कोई शर्म नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसीलिए एग्जामिनर ने क्या किया, क्योंकि जानता था बताएगा नहीं, इसलिए उसने क्या किया कि बढ़िया से सेंटेंस बना दिया और अब आपसे पूछ लिया कि अब तो बता दो कि इस सेंटेंस में फास्ट क्या है। तो जी अब हम बिल्कुल बताएंगे फास्ट क्या है। देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो फास्ट है बेटा वो है आपका एडजेक्टिव। क्या है बेटा, एडजेक्टिव। ध्यान देना कि जब कोई कॉमन नाउन लिखा हो, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ध्यान दीजिएगा। जब कोई कॉमन नाउन लिखा हो तो ग्रामर ये कहता है कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो बगैर एडजेक्टिव के नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, बाकी नाउन तो 5 प्रकार के होते हैं। एक बात बताता है कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं, 5 में से 4 प्रकार के जो नाउन है उनके साथ कभी भी आप एडजेक्टिव इंगेज नहीं करेंगे। और फिर बताता है कि 5 में से एक नाउन ऐसा भी है जिसके साथ अगर एडजेक्टिव नहीं इंगेज करेंगे तो गलत हो जाएगा, 4 के साथ करेंगे तो गलत हो जाएगा और 1 के साथ नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जिसके साथ नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा वो कौन है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बगैर एडजेक्टिव के लिखा नहीं जा सकता है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सही है, तो सबसे जब भी ये क्वेश्चन आए कि एडजेक्टिव फाइंड करना है तो इससे बहुत आसान है। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन की क्लास है, इसमें मैं तरीका बता सकता हूँ, टॉपिक नहीं बता सकता, क्योंकि टॉपिक ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। सही है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ लाता हूँ जो मैं बच्चों को पढ़ा दूँ ताकि इनको ये पता चल जाए कि रिवीजन का मतलब ये है कि जो मैंने आज से 2, 4, 10 दिन 15 दिन पहले जो पढ़ाया है, रिवीजन का मतलब ये है कि कहीं भूल तो नहीं गए, बरकरार है। इसलिए मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर उठाता हूँ
कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, समझ में आया? तो ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, बस फाइंड करना है। तो सब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? मैंने बताया था कि कॉमन नाउन बगैर एडजेक्टिव के नहीं लिखा जाएगा। तो हमारा फोकस जब भी एडजेक्टिव पूछे तो आप एडजेक्टिव पे फोकस ना करिए, आप फोकस करिए कॉमन नाउन पे। किस पे फोकस करिए? कॉमन नाउन पे। और कॉमन नाउन पे फोकस करिए। सबसे आपको फाइंड क्या करना है? कॉमन नाउन। और अगर कॉमन नाउन आपका फाइंड हो गया, जैसे राइटर की मैं बात करूं, राइटर क्या है आपका? कॉमन नाउन है। तो जैसे आपने कॉमन नाउन फाइंड कर लिया, फटाक से कॉमन नाउन के जो जस्ट पहले होगा, जो जस्ट पहले होगा, जो तुरंत पहले होगा, वही फटाक से आप एडजेक्टिव कर दीजिए। ये मत देखिए वो क्या है, कॉमन नाउन के पहले जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के अलावा कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आ गई बात समझ में? तो एक चीज बताओ, फास्ट क्या है? सॉरी बेटा, गलत लाइन मार दिए। ठीक है, क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। फास्ट एडवर्ब भी होता है। देखो अभी इसी फास्ट को मैं एडवर्ब बना दूंगा। अगर मैं कहता हूं राम और उसके बाद मैंने लिखा रैन फास्ट, तो अब देखिए यहां पर क्या है? राम रैन फास्ट। तो यहाँ पर ये जो फास्ट है ना, ये किसके बारे में बोल रहा है? वर्ब के बारे में। जब कोई शब्द वर्ब के बारे में बोलेगा तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। जब कोई शब्द एडजेक्टिव के बारे में बोलेगा तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। जब कोई शब्द एडवर्ब के बारे में ही बोलेगा तो एडवर्ब होगा। लेकिन जो शब्द नाउन के बारे में कुछ बताएगा, बोलेगा, वो आपका एडजेक्टिव होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो फास्ट का दोनों यूज आपने देख लिया कि अगर फास्ट नाउन के पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा, वो फास्ट हो या कुछ भी हो, क्योंकि नाउन के पहले वही आएगा जो नाउन के बारे में आपको बताएगा, नाउन के बारे में कुछ बताएगा, नाउन के बारे में जानकारी देगा, नाउन की तारीफ करेगा, वही आपका एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर ये जो राइटर है, राइटर आपका नाउन है, उसके पहले क्या आया है? फास्ट आया है। तो फास्ट आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया? चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस? बहुत अच्छी बात कही गई है और आपसे पूछा गया है, तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सिंपल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब रिवीजन है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं, हो सकता है और लोग भी देखें। तो सेंटेंस की जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये जाने सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो बहुत लोग बताते हैं 5 प्रकार का होता है। सही है, तो जो 5 प्रकार का बताते हैं वे कक्षा 10 और 9 से बाहर निकल के पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में यही पढ़ा होगा कि 5 प्रकार के होते हैं, तो उससे बाहर निकलिए तब समझ में आएगा। तो जो सेंटेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है, ध्यान देना। एक होता है आपका सिंपल, सबसे पहला कौन सा? सिंपल सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है? कंपाउंड। और तीसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसको सिंपल बोलेंगे। जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हो और उन सब्जेक्ट को और फाइनाइट वर्ब को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा गया हो, वो आपके कंपाउंड होंगे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो और एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हो और इनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया गया हो, वो आपके क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। समझ में आया? तो आपसे और जो अब ये यहीं पर एक बात और समझ लीजिए, जो 5 बताते हैं ना कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। जो 5 जिन लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़े हैं? वो सिंपल सेंटेंस के पार्ट होते हैं, असर्टिव, इंट्रागेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। वो सेंटेंस नहीं होते। सेंटेंस तो मूलतः अगर देखें तो 3 ही प्रकार का होता है। जो 5 आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या है? सिंपल सेंटेंस ही है, क्योंकि उनमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये जो आपका सिंपल सेंटेंस है इसी के पार्ट होते हैं असर्टिव, इंट्रागेटिव, इंपेरेटिव, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज से ये जान लीजिएगा कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल का मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब। दूसरा क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब और इनको जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का यूज किया जाए और उस कंजंक्शन का क्या नाम है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो वो आपका कंपाउंड हो जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इसमें भी वही चीज़ होता है कंपाउंड वाला कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब और इनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग ना करके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है, तो वो आपके
कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अब पूछता क्या है कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल नहीं है, ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस है जो सिंपल नहीं है। तो सिंपल नहीं है इसका मतलब इसमें से एक सेंटेंस ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आया होगा। तो आइए देखते हैं, पहले वाले सेंटेंस में देखेंगे एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट, दूसरा देखते हैं एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा वाला एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट, यानी कि एक सब्जेक्ट यहाँ है एक सब्जेक्ट यहाँ है, एक फाइनाइट वर्ब ये है एक फाइनाइट वर्ब ये है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा बात को। तो एक सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट ये, एक फाइनाइट ये एक फाइनाइट ये, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो बी नंबर है, बी ऑप्शन है, इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हैं और इनको जोड़ा किससे गया है बेटा, वाट से। वाट क्या है आपका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये, अभी और देख लो नीचे वाला सेंटेंस देखिए, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट। आगे बढ़िए, और दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। चौथे वाले में देखिए कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो कुल मिला के ना तो ये आपका, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। तो कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है, बी नंबर सिंपल सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। समझ में आई बात। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये जो ही विल बी प्लेइंग लिखा हुआ है, ये पूरा जो सेंटेंस यहाँ से लेकर के ये पूरा जो लिखा हुआ है, इस सेंटेंस का आपको टेंस बताना है कि कौन से टेंस में ये सेंटेंस लिखा गया है। तो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर रखा गया है विल। क्या रखा गया है, विल। विल क्या है आपका, मोडाल है। इसी के साथ में एक मोडाल और आता है सैल। क्या आता है बेटा, सैल। ये दोनों जो हैं ये मोडाल्स हैं और ये दोनों कौन से टाइम को रिफ़र करते हैं, फ्यूचर। ठीक है ना, फ्यूचर टेंस बताते हैं। अब बात आती है कि इनके बाद में बी आया है और बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी इंगेज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब बी के साथ में यानी विल बी, ध्यान दो कि जब विल बी और बेटा क्या लिखा है, शैल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंगेज होगा तो वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो ढूंढिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है क्या, बिल्कुल है। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, यही है। अब देखो आप सोचोगे कि अरे ये तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है, फ्यूचर इंडिफिनिट लिखा है, ना ये है ना ये है। इसको देखोगे फ्यूचर इंडिफिनिट भी नहीं है, और इसको देखोगे अब आप ये नहीं जानते हो कि इम्परफेक्ट, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है कि ये सेंटेंस बताना है क्या है, आपने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है। देखो बेटा, कॉन्टिन्यूअस को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस, एक तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, उसी को हम इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं और उसी को हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्टिन्यूअस लिख के पूछे, इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे इम्परफेक्ट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो और चाहे प्रोग्रेसिव हो, बात तो वही है ना कि वह सेंटेंस जिसमें वर्ब की बी फॉर्म के साथ आईएनजी इंगेज हुआ हो। सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आ फेमिनिन जेंडर नाउन। इसमें बताया गया है कि नीचे दिए गए सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस छांटना है जिस सेंटेंस की वर्ब का सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर का हो। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है मेल, यहाँ पर लिखा है मेन, यहाँ पर भी मेन लिखा है, समझ में आया। और यहाँ पर क्या लिखा है, फीमेल लिखा है, फीमेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स, समझ में आया। यहाँ पर मेन है, यहाँ पर मेन है, तो मेन का मतलब क्या, अगर मेन लिखा है तो कौन सा जेंडर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। तो ये वाला और ये वाला तो कट गया। अब कौन से बचे, यहाँ पर भी मेल है तो जहाँ जहाँ मेल मिलेगा ये भी कट गया। तो बताइए कि
कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि ये जो आपकी वर्ब है हैव अराइव्ड, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ऑल द फीमेल मेंबर्स, क्योंकि ये जो मेंबर्स है ना बच्चा, ये आपका कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर के ठीक पहले अगर कोई फीमेल डिनोटिंग वर्ड लगा हो, जैसे फीमेल लगा हो, लेडी लगा हो, गर्ल लगा हो, वोमेन लगा हो, तो फिर वो जो आपका कॉमन जेंडर होगा उसको हम फेमिनिन मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपकी हैव अराइव्ड है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फीमेल मेंबर। और फीमेल मेंबर का जो जेंडर है वो आपका क्या होगा? फेमिनिन जेंडर। इतनी बात समझ में आई? चलिए इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें पूछा गया है कि सेंटेंस जो दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है ग्रामर की दृष्टिकोण से। तो देखिएगा, पहला सेंटेंस लिखा है ऑल दिस मेन, गलत है। क्योंकि एक चीज़ बताओ, यहाँ पर मेन प्लूरल है, उसके पहले जो डिमॉन्स्ट्रेटिव लगा है वो सिंगुलर लगा है, क्योंकि सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव सिंगुलर नाउन, प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्लूरल नाउन, तो पहला तो इस आधार पे गलत हो गया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरे में क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव जो लगा है वो प्लूरल है, लेकिन जो नाउन है वो क्या है? सिंगुलर है, इस आधार पे गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या है? जो नाउन है उसको जो प्लूरल बनाया गया है, मैन को क्या बनाया गया है? प्लूरल बनाया गया है, जबकि मैन का जो प्लूरल बनाया जाता है उसमें यस या ई एस सफिक्स करके मैन का प्लूरल नहीं बनाया जाता, बल्कि उसके बीच के वावेल को चेंज करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो ये इस आधार पे गलत हो गया। तो सही कौन बचा? ऑल दीज मेन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि दीज के बाद मेन आपका क्या है? प्लूरल है, और इसी के अकॉर्डिंग आर प्लूरल फाइनाइट वर्ब भी लगी है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि इस एक सेंटेंस दिया गया है उसमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिया गया है, और आपसे पूछा गया है जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में सही कंजंक्शन भरो। अभी में पढ़ के आए हैं कि कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाले। कंजंक्शन क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है आइदर ही इज मैड। आइदर का मतलब होता है या तो। और एक बात याद रखिएगा, कुछ कंजंक्शन होते हैं जो बेटा जोड़े में आते हैं, जैसे आइदर हो गया, और क्या हो गया बेटा? नाइदर हो गया। क्या हो गया? नाइदर हो गया। नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। ये सब बेटा जोड़े में आएंगे। तो देखो, आइदर के साथ क्या जुड़ेगा? आर, और नाइदर के साथ क्या जुड़ेगा? नार। अभी इतना ही समझो। तो ये देखिए, आइदर है तो आप तो समझ गए होंगे कि आइदर के साथ हमेशा क्या आता है बेटा? आर आता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आर भरा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? आइदर ही इज मैड, यानी कि या तो वो पागल है, और फिर क्या कहा गया? आर ही फीन्स। फीन्स का मतलब ढोंग करना। फीन्स का मतलब क्या होता है? ढोंग करना। ही फीन्स मैडनेस, तो इसका मतलब ये हुआ या तो वो वास्तव में पागल है, या तो पागल है, या तो वो पागलपन का ढोंग कर रहा है। समझ में आया? तो आइदर के साथ आर इंगेज होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो याद रखिएगा ये भी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो है हम लोग रिवीजन करेंगे, जो चीज़ हम पढ़े हैं उसी चीज़ का रिवीजन करेंगे। तो अब तक जितने क्वेश्चन हमने लिए थे, जितने भी क्वेश्चंस लिए थे, सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स से हम क्वेश्चन लेते हैं जिनको हमने पढ़ा दिया है, ताकि आप जो रिवीजन करें तो ये ना कहें कि जो है सर जी ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई है। ठीक है? और सेम इसी तरीके से, इसी पैटर्न पर जो है आपका यूपी टेट और सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है उसमें इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हो और क्वेश्चंस आपसे सॉल्व भी हो रहे हैं, तो तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है? बाकी जो है बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है? बाकी कल फिर जो है जो पढ़ा है कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जिनको हम लोग यहाँ पर हम और आप मिल कर के उनका रिवीजन करेंगे। सही है? उनको समझेंगे कि किस तरह से हमें जो है इनको एग्ज़ाम में इनके साथ कैसे व्यवहार करना है, किस तरह से इनको सॉल्व करना है। ये सारी बातें जो है हम लोग ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है? थैंक्स बेटा।